Hello everyone. Hi, welcome you all to another session of our PT 365 discussion. ये अपडेटेड PT 365 पार्ट 1 है जिसका अब अभी एनवायरनमेंट जो पार्ट है वो कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देखते हैं। फर्स्ट देखो, ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये जो रिपोर्ट है दिस इज रिलीज बाय WTO और इसके अंदर 10 ट्रेड पॉलिसी एरिया कवर किए जाते हैं जिसके थ्रू UNFCCC का जो COP28 हुआ था उसके अंदर जो मिटिगेशन एफर्ट्स लेने की बात की गई थी उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वी कैन मूव अहेड। याद रखना WTO का रिपोर्ट है, ये थोड़ा सा यूनिक है इस चीज़ में। जनरली हम लोग UNFCCC या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई बॉडी देखते हैं जनरली एनवायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर, बट दिस इज स्पेसिफिकली रिलीज बाय WTO और नाम है इसका ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप गेस भी कर सकते हो बिकॉज क्लाइमेट इन्वॉल्व है, यानी मीटरोलॉजिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो याद रखना WMO। एंड उनके इस रिपोर्ट में पता लगा कि क्लाइमेट जो फाइनेंस है वो नियरली डबल हो गया है इन 2021-22 एज कम्पेयर टू 2019-20 लेवल्स, उससे डबल हो गया है। एंड ज़्यादातर जो फंडिंग है वो चाइना, US, ब्राज़ील, जापान एंड इंडिया, इन रीजन्स के अंदर ज़्यादातर ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो देखा जा रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें पॉल्यूशन है और पहला टॉपिक है इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोमेमोरेट किए 5 ईयर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। सो ये प्रोग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये जो स्कीम था इसके थ्रू हम इंडिया के 131 सिटीज़ के अंदर, जिन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला जा रहा था, उन 131 सिटीज़ के अंदर हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। अब ये 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कैसे पता लगी? ये हमारा एक स्टैंडर्ड है जो कि CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आए और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो जो सिटीज़ नहीं खरी उतरी या नहीं सही उन स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी एयर क्वालिटी कंप्लाई कर पाई, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला गया और उन्हें उनमें ही एयर क्वालिटी इंप्रूव करना है। ठीक है। सो अभी इसका टारगेट क्या है? हमें अचीव करना है 40% रिडक्शन ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर। अब इसमें PM10 और PM2.5 दोनों रहेंगे। इनका कंसनट्रेशन 40% से कम करना है बाय द ईयर 25-26 और बेस ईयर इसका 2017 रहने वाला है। ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लिए म्यूनसिपल जो बॉडीज़ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है और रेस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें बोला गया है कि आप सिटी एक्शन प्लान तैयार कीजिए और उसके बेसिस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उस प्लान के मुताबिक होगा। इसके अलावा एक प्राण करके इसमें पोर्टल बनाया गया है। प्राण स्टैंड्स फॉर पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन NCAC। इट हैज़ बीन लॉन्च टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCAP। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने कई सिटीज़ के अंदर एयर क्वालिटी इंप्रूव होते हुए देखा है। जैसे अराउंड 27 सिटीज़ है रिकॉर्डेड इंप्रूवमेंट आउट ऑफ 49। एंड PM10 की बात करें तो 24 सिटीज़, तो लगभग 20s की लाइन में ही आप देखोगे कि सिटीज़ में इंप्रूव किया है। सबसे सिग्निफिकेंट रिडक्शन कहाँ पे देखने को मिला है? तो वाराणसी, याद रखना। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर आगरा और जोधपुर। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द NCAP। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो हमारा वाटर प्रोटेक्शन जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। वो अमेंडमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारा जो वाटर एक्ट था 1974 का, उससे अमेंड किया गया और इससे कुछ स्टेट्स लाइक हिमाचल, राजस्थान एंड सम यूनियन टेरिटरीज विल बी एबल टू अप्लाई दिस एक्ट। ठीक है। तो वाटर वैसे तो स्टेट सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है दैट दे कैन मेक लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स जहाँ पे एक हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए। ठीक है। और डिफरेंट स्टेट्स चाहते हैं कि सेंटर उनके लिए एक लॉ बना दे, तो वहाँ पे अंडर आर्टिकल 252 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं जिनकी ये इच्छा है कि उनके लिए सेंट्रल लॉ बनाए, उनको पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है। जिन जिन स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया होगा केवल वही स्टेट्स लॉ बना सकते हैं या उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, कोई अगर स्टेट सपोज बाद में इसमें से निकलना चाहता है तो रेजोल्यूशन लगाकर निकल भी सकता है इसमें से बाहर। ठीक है। अब क्या अमेंडमेंट हुए हैं वाटर एक्ट के अंदर, ये देख लेते हैं। तो पहला,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी नॉमिनेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन। अभी तक चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता था स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो स्टेट गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस होंगे जिसके थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हो पाएगा और उनका टर्म ऑफ सर्विस भी डिसाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर इन कंसल्टेशन with CPCB may exempt certain categories of industrial plant from obtaining consent for establishment। ठीक है, तो अगेन गवर्नमेंट का थोड़ा प्रो बिजनेस अप्रोच रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से फेवर किया है कुछ बिजनेसेस को, तो डायरेक्टली प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं विदाउट नीडिंग द अप्रूवल फ्रॉम CPCB। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो ऑफेंसेस थे उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया गया, ये पता होना चाहिए। एंड एक और चीज़ है, अगर लेट्स से कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जिसके वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे में उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू 1 month ऑफ हिज बेसिक सैलरी, अगर उनके डिपार्टमेंट से वाटर एक्ट के जो प्रोविजंस है वो वायलेट होते हैं तो। ठीक है, तो ये याद रखना। एंड ये जो पेनल्टीज इस एक्ट से निकलेगा, सपोज किसी पे पेनल्टी लगी इस एक्ट के अंदर, तो जो सारा जो पेनल्टी है देयर गोज टू अ फंड कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड, जो कि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बना है। ठीक है, और कभी भी ऐसा किसी को लगता है कि ये वाटर एक्ट के अंदर उनके खिलाफ SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई गलत फैसला लिया, तो वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं एट द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT के पास जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले 10% पेनल्टी देना पड़ेगा, उसके बाद NGT में अपील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वाटर एक्ट आप जानते हो 1974 में बना था, और इसके थ्रू CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनका गठन होता है, और जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ती है अपने रेस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बिफोर सेटिंग अप अ इंडस्ट्री। ठीक है, हो सकता है उस इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन हो, तो ऐसे में मैंडेटरी अप्रूवल ज़रूरी था, बट अभी ये जो अमेंडमेंट किया गया है उससे कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्पशन मिल गया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ये बेसिकली जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इसको हेड कर रहा है, इस इनिशिएटिव को, और अभी इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स या ऑर्डर्स पास किए गए हैं जो हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। सो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज़ का या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, उसको ट्रीट करने के बाद उसे जब वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड तक आ जाता है वो ट्रीटेड वाटर, तो उसे गंगा रिवर में अब छोड़ सकते हैं। पहले प्रोविज़न नहीं था, पहले दे वर नॉट अलाउड टू बेसिकली डिस्चार्ज देयर ट्रीटेड वेस्ट और अनट्रीटेड वेस्ट। अनट्रीटेड तो डालना ही नहीं चाहिए नदी में, बट जो ट्रीटेड वेस्ट है वो भी नहीं डाल सकते थे। ठीक है, तो बाद में क्या किया उन लोगों ने, ये चीज़ प्रोविज़न डाल दिया कि हाँ आप जो ट्रीटेड वेस्ट है वो आप एटलीस्ट डाल सकते हो नदी में। और ये क्यों किया गया है, ताकि नदी का जो है एक वाटर फ्लो इंश्योर रह सके, एक इकोलॉजिकल फ्लो जो है जो नदी के अंदर होना चाहिए वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। सो रजिस्टर्ड एज सोसाइटी इन 2011 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस जो मैं बता रहा था, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ताकि ये जो नदी है इसका वाटर क्वालिटी रह सके और इसमें बायोडाइवर्सिटी भी ज़िंदा रह सके। ठीक है, मछलियों को भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब नदी के अंदर बहुत कम पानी रह गया हो, राइट, तो वो भी हार्मफुल है नदी के लिए। और इसके अलावा पॉल्यूशन जो है उसको कम करना ही है, तो वो मैंडेट समझ ही सकते हो आप। सो ये इनिशियली पहले एक बॉडी था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको डिसॉल्व करके उसकी जगह हम लोगों ने ये बनाया नेशनल काउंसिल फॉर रीजनरेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसे हम नेशनल गंगा काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ब्रॉडली दो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, दो टीयर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। एक है गवर्निंग काउंसिल जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि हेड करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, सो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024। Why was this in news? Because Center has notified the Public Waste Management Rules 2024 after the Public Accounts Committee report titled Pollution Caused by Plastic। ठीक है, सो ये रिपोर्ट आया था, उसके बाद में अमेंडमेंट किए गए इन द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये वाले रूल्स अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसी के अंडर ही आए हैं। ठीक है, और नाम से पता लग रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने के लिए। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2016। ये वेस्ट पब्लिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स
2016 में आए थे। और इसके थ्रू जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया के अंदर, प्लास्टिक वेस्ट, उसको कैटेगराइज किया जाएगा या उसे अप्लाई किया जाएगा ऑन ईच एंड एवरी वेस्ट जनरेटर। मतलब ऐसा कोई पर्सन या एंटिटी जो कि वेस्ट जनरेट कर रहा है, उसमें लोकल बॉडीज़ भी आ सकते हैं, ग्राम पंचायत भी आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी आ सकता है, इंपोर्टर भी आ सकता है, कोई प्रोड्यूसर भी आ सकता है, या ब्रांड ओनर भी आ सकता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट है या वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको पता होगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इंडिया के अंदर सर्टेन आइटम्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पॉलीथीन बैग्स होते थे, प्लास्टिक बैग्स जो कि जनरली आम सामान के साथ दिया जाता था, उसका भी जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर दिया था। पहले वो 50 से 75 माइक्रोन्स कर दिया गया था, एंड लेटर ऑन फ्रॉम दिसंबर 31 दिसंबर 2022 इसका जो मिनिमम थिकनेस था इट वाज 120 माइक्रोन्स। यानी इससे नीचे का कोई अगर पतला थैली है तो वो बेच नहीं सकता कोई भी। ठीक है। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का ये जो सिस्टम है ये भी लाया गया था। तो बेसिकली सिस्टम से होता क्या है, फॉर एग्जांपल अभी तक मैन्युफैक्चरर की जो लाइबिलिटी रहती थी प्रोडक्ट को लेके, वो केवल उसके सेल तक रहती थी और उसके लाइफ साइकिल तक रहती थी। लेकिन उसके लाइफ साइकिल के बियॉन्ड उस प्रोडक्ट का क्या होता है, उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई है। और इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट तो क्वालिटी का होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो वेस्ट जनरेट हो रहा है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर के ऊपर है। तो ये आइडिया था इसके पीछे, ताकि जो प्रोड्यूसर या जो सेलर है जो वेस्ट जनरेट कर रहा है वो उसे किसी तरीके से इकट्ठे करने की भी कोशिश करे। अब वो डायरेक्टली खुद भी कर सकता है या थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकता है ये काम करने के लिए। ठीक है। सो अभी ये जो नए प्रोविजंस आए इनमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है रूल्स के अंदर। तो क्या अमेंडमेंट हुआ है वो देखते हैं। पहला, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है दैट दे हैव टू कंडक्ट एनुअल असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। मतलब हर साल उन्हें प्लास्टिक वेस्ट कितना इकट्ठा हुआ है उसका असेसमेंट करना है, उसका कितना उन्होंने बेसिकली डिसमेंटलिंग कर लिया या रिसाइकलिंग कर लिया, वो सब बताना पड़ेगा। ठीक है। और अगले 5 साल में कितना एस्टिमेट वो कर रहे हैं, वो जो वैल्यू है वो भी देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वेस्ट सेग्रीगेशन की एक बात हो जाती है, कलेक्शन की बात हो जाती है, स्टोरेज की बात हो जाती है। तो पूरा जो साइकिल होता है उस वेस्ट जनरेटेड प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का, उस साइकिल में जितने भी लॉजिस्टिक्स आ जाते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो खुद भी कर सकती हैं या फिर किसी और एजेंसी से ये काम करवा सकते हैं। इसके अलावा कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये एक इस टाइप का प्लास्टिक होता है जो कि डिग्रेड हो सकता है। नॉर्मली तो क्या होता है, प्लास्टिक लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है। बट कुछ वेराइटीज़ आती हैं प्लास्टिक की विच आर बायोडिग्रेडेबल। तो उसके रिगार्डिंग भी जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो लोकल बॉडीज़ के साथ एंगेज कर सकते हैं वॉलेंट्री बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी इनका असेसमेंट होगा वो इन्हें शेयर करना है, वो जो रिपोर्ट होगी वो शेयर करना है विद रिस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। वहाँ उस स्टेट में जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ शेयर करेंगे। एंड लास्टली, सीपीसीबी के पास ये पूरा एक कंपाइलेशन करके ना, एक पूरा इंडिया का जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड है उसका एक डेटा रहेगा, और सीपीसीबी वो डेटा किसको देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली पेश करेगी। ठीक है। सो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, इसके अलावा जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी स्कोप इंक्रीज किया गया। प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स, या ऐसा कोई पर्सन जो कि किसी तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, तो इस सेंस में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डेफिनेशन है काफ़ी ब्रॉडन कर दिया गया है। इसके अलावा एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग समथिंग और उसके साथ आप कुछ प्लास्टिक पैकिंग करते हो, तो ऐसे में यू विल बी कंसीडर्ड एज ए प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो आपको उसमें पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है, ब्रांड ओनर है, मैन्युफैक्चरर्स है, उन सब को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन एन ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, देन ओनली यू कैन कैरी आउट योर बिजनेस। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल, जो कंपनीज क्लेम करते हैं कि हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या कंपोस्टेबल प्लास्टिक बना रहे हैं, ऑल ऑफ देम
विल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम FSAI। ठीक है, FSAI से उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इन एडिशन टू CPCB। तो ये वाली चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। ठीक है, और कंपोस्टेबल कितना कंपोस्टेबल है, किस लेवल में कंपोस्टेबल है, और अगर बायोडिग्रेडेबल है तो कितने दिनों में बायोडिग्रेड हो जाएगा, किस टाइप की सॉइल में बायोडिग्रेड हो जाएगा, वो सब उनको अपने प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट करेंगे उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट देखो, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल। ये भी अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही लाए गए हैं, और दीज वर ब्रॉट अबाउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बैटरी वेस्ट के अंदर भी आ गया। बैटरीज में आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, राइट, निकल हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, तो बहुत सारे इस टाइप के हार्मफुल वेस्ट देखने को मिलते हैं। फॉर दैट रीज़न इनका भी सेफ डिस्पोजल होना ज़रूरी है, इसीलिए इनके लिए भी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए थे। ठीक है, सो CPCB ने अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए पहले ही जारी कर दिया था। तो इसके अंदर ना जितने भी बैटरी से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ थी, उसके पूरे सप्लाई चेन में जो जो एंटिटीज़ थी, चाहे प्रोड्यूसर था, चाहे रिसाइकलर था, रिफर्बिशर था, उन सबको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था फ्रॉम दिस ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल था, उससे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और जितना भी वो फिर वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी बैटरीज को रिसाइकल करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, तो उसके बदले में उन्हें कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो अगर वो अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो फिर वो आगे वो सर्टिफिकेट्स को सेल कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ दे कैन अर्न मनी थ्रू कलेक्टिंग दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि CPCB दे रहा था। ठीक है, तो अब इन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अब आप CPCB जो है एक हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस सेट कर सकता है, कि अगर कोई सर्टिफिकेट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो मैक्सिमम कितने वैल्यू तक बेचा जा सकता है। ऐसे नहीं कि उसके अंदर कुछ ब्लैक मनी चलाने लग जाए, ठीक है, या उसमें से कुछ राउंड ट्रिपिंग वगैरह जैसी चीज़ें करने लग जाए, तो ऐसा ना हो, उसके लिए एक लिमिट सेट कर दी गई। सो इट शैल बी इक्वल टू 100% and 30% respectively for the environmental compensation liable on the obligated entities for non-fulfillment of EPR goals। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जो कि सपोज बैटरी का वेस्ट जनरेट करी है किसी तरीके से, वो कंप्लाई नहीं कर पाती है अपने टारगेट से, तो उस पर 30 से 100% के बीच में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है बेस्ड ऑन इट्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो ये याद रख लेना। इसके अलावा CPCB ने एक कमेटी भी सेटअप करी है जो कि टाइम टू टाइम इनको एडवाइस करेगी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इन रूल्स का। ठीक है, आगे चलते हैं, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो हम लोगों ने बात किया 2022 में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर जितने भी बैटरी के लाइफ साइकिल के जितने भी एंटिटीज़ होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, उन सबको ये कवर करता है। इसके अंदर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे टू द प्रोड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स और रिफर्बिशर्स, जो कि बैटरीज को रिसाइकिल करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, उन सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, और कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकवरी जो है मटेरियल की मैंडेटरी है। सपोज किसी एंटिटी ने 100 बैटरीज भेजी, तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट में बैटरीज रिकवर करना, जो वेस्ट बैटरी है उसको रिकवर करना उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं। पहला है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, IQ एयर नाम से ये निकालती है, और इस रिपोर्ट में इंडिया वाज द 3rd वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री। ठीक है, हमसे आगे इसमें हमसे खराब इनफैक्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान का एयर क्वालिटी था, और न्यू दिल्ली वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए खराब चीज़ था। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड नेशन वाटर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये यूनेस्को का वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है, जिसने UN वाटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे ये यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, सो याद रख लेना, ये यूनेस्को का वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है जिसने ये रिपोर्ट निकाला ऑन द बिहाफ ऑफ UN वाटर। नेक्स्ट देखो, 4th ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पार्टनरशिप में प्रिपेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ITAR,
which is United Nations Institute for Training and Research Sustainable Cycle Program, एंड ITU। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये भी अगेन यूएन का ही बॉडी है और टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये सेट करता है। इसके अलावा फाउंडेशन कार्मेनिक, इन लोगों ने मिलकर ये निकाला है और इसके थ्रू बेसिकली ट्रेन किया जाता है या इस रिपोर्ट के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है कि कितना ग्लोबल ई वेस्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो एज पर दिस रिपोर्ट जो हमारा ई वेस्ट है वो लगातार बढ़ ही जा रहा है, ठीक है। और जितना भी रिसाइकलिंग हो रहा है ई वेस्ट का, उसमें से केवल 1% रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकल रहे हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको पता ही है, वो वाले एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आते हैं। ऑल्दो ये नाम रेयर अर्थ है, बट दीज आर नॉट रेयर इन दी अर्थ, ये काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए अबाउट द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो इसमें पहला टॉपिक देखिए, COP14 CMS का। सो CMS मीन्स कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो इसका 14 कॉन्फ्रेंस हुआ एंड ये कहाँ पे हुआ, लोकेशन अपने को पता होना चाहिए। सो लोकेशन वॉज समरखंड इन उज्बेकिस्तान। इससे पहले 13 सेशन जो हुआ था ना इसका, दैट हैपेंड इन इंडिया इन गांधीनगर। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत सारे डेवलपमेंट जो इंडिया के अंदर कॉप हुआ था उसके ऊपर ही हुआ है। सो पहला एक तो स्लोगन देख लो, नेचर नोज नो बाउंड्री। तो प्रेटी मच गेस कर सकते हो आप इस चीज़ को कि हाँ ये स्लोगन CMS को ही फिट बैठेगा, ठीक है, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीशीज़ को कोई बाउंड्रीज नहीं पता होती, राइट। इस COP14 के अंदर 14 स्पीशीज़ को ऐड किया गया था टू CMS, लाइक यूरेशियन लिंक्स, पालास कैट इंडिया के अंदर मिलती है, ठीक है। और कुछ स्पीशीज़ के लिए कंसल्टेड एक्शंस लेने की बात की गई थी, जैसे चिंपैंजी हो गया, स्ट्रॉ कलर्ड फ्रूट बैट, ब्लू शार्क, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंगल स्पीशीज़ एक्शन प्लान लिए गए थे, जैसे हॉक्सबील टर्टल, एटलांटिक हम बैंक डॉल्फिन, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्शन प्लान इन स्पीशीज़ के लिए दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है, एक तो एग्रीमेंट बना ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। आपको पता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करते हैं वो डिफरेंट पाथवेज लेते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हाईवे पे चलते हैं, वैसे बर्ड्स का एक डेडिकेटेड फ्लाईवे होता है जिसको वो हर साल ट्रैवल करती है। और ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है इसके अंदर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, बिकॉज ऊपर रशिया से जो बर्ड्स उड़ती हैं वो इंडिया के अंदर ही आकर रेस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के अंदर ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है इसका कोऑर्डिनेटिंग यूनिट इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, इट रेंजेस स्टेट्स ऑफ 30, मतलब 30 कंट्रीज इस फ्लाईवे के अंडर आ जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा लॉन्च हुआ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। तो इससे बेसिकली जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी जो मेंटेन करनी है माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए, उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज़ हम इंडिया में जो आती है वो देख लेते हैं। तो पहला देखिए अमूर फैल्कन। अमूर बेसिकली जगह है रशिया में, साइबेरिया रीजन में, तो इसलिए अमूर फैल्कन्स ये रशिया से आती है इंडिया के अंदर। लीस्ट कंसर्नड है फैल्कन से, आप समझ जाना, मतलब ये रैप्टर स्पीशीज है। रैप्टर मतलब चील, बाज, इनकी स्पीशीज में आ जाता है। सो अपेंडिक्स सेकंड में आता है। फिर है बार हेडेड गीज, लीस्ट कंसर्न अपेंडिक्स सेकंड। फिर है ब्लैक नेक क्रेन, ये नियर थ्रेटेंड है और अपेंडिक्स 1 में आता है। फिर हम बैक वेल लीस्ट कंसर्न है बट अपेंडिक्स 1 के अंदर आती है। एशियन एलिफेंट IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 में आता है। फिर बंगाल फ्लोरिकन अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड और अपेंडिक्स 1। फिर नेक्स्ट स्नो लेपर्ड, ये IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है और अपेंडिक्स 1 में आता है। लेपर्ड का हमेशा याद रख लेना, सारे लेपर्ड मतलब इंडिया में जो मिलते हैं वो सब वल्नरेबल IUCN स्टेटस है उनका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं CMS के बारे में। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बॉन जर्मनी के अंदर है और वहाँ पे ये कन्वेंशन बना था, तो उसी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है विच वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। और इसका काम ये है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है उनका कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1979 और इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983 और 133 मेंबर्स है। इंडिया भी इसका शुरू से मेंबर है, ठीक है। अब इसके दो अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट हो गया, ईस्टर्न गोरेला। गोरेलाज आपको पता होना चाहिए, गोरेला चिंपैंजी आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, तो अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है।
बो हेड वेल, ओरिएंटल स्टॉर्क, ये सारे जो है आपको अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलेंगे। फिर अपेंडिक्स 2 है जहाँ पे ऐसी माइग्रेटरी स्पीशीज आती है जिनको जो कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है वो उनकी प्रेजेंट रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अनफेवरेबल है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट में और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके, जैसे अफ्रीकन बुश एलिफेंट, ड्यूगोंग, लायन एक्सेट्रा। ठीक है। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है सीएमएस की, ये प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इस कन्वेंशन के अंडर। सारा डिसीजन मेकिंग जो काम होता है वो इस बॉडी के अंडर होता है, और ये हर 3 सालों में एक बार मिलती है। और जब भी मिलती है फिर अपना बजट और जो प्रायोरिटीज़ होती है नेक्स्ट 3 सालों के लिए वो सेट करती है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो हुआ था वो इंडिया के गांधीनगर में हुआ था, तो उसके बाद में ये दूसरा था। ठीक है। सो ये जो इंडिया और सीएमएस के बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने और सीएमएस ने एक नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिससे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो था कुछ स्पीशीज़ का करा गया था, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग्स। ड्यूगोंग्स याद रखना सी काव भी बोलते हैं, ये समुद्र में मिलती है। ठीक है। इंडिया का जो पार्क स्टेट है ना, वहाँ पे ड्यूगोंग के लिए अभी कंजर्वेशन सेंचुरी भी बनाया गया है तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। रैप्टर्स के लिए तो ये कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन किया था। इसके अलावा होस्ट किया था COP13 ऑफ द सीएमएस इन 2020 एट गुजरात गांधीनगर। इसके अलावा ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है और जो सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव है, ये भी इंडिया और सीएमएस के बीच में साइन हुए थे। इसके अलावा जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हैज़ कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ इंडिया अंडर द सीएमएस। जब इंडिया के अंदर ये सीएमएस का जो मीटिंग हुआ था COP13 में, तब ये लिस्ट जो थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंपाइल किया था। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज नाम की एक पहली बार रिपोर्ट निकाला गया बाय द सीएमएस COP14 में ये पहली बार रिपोर्ट निकाला गया, आगे कंटिन्यू होगा। तो इसमें ट्रेंड्स बताए गए हैं कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ था कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके नंबर में डिक्लाइन हो रहा है, ऑलमोस्ट 44% डिक्लाइन हो गया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिक्लाइन है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द COP14। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो रामसर कन्वेंशन। सो इंडिया के अंदर अभी जो रामसर साइट्स हैं इनका नंबर बढ़ के 80 हो गया, एंड मोस्ट रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा 2 और रामसर साइट ऐड हो गए। बट वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में हमें ऑलमोस्ट 1 महीने पहले तक का जो करंट अफेयर्स है उतना करना है। सो अभी 5 से बढ़कर 80 हो चुका है, पहले 75 था, अब बढ़कर 80 हो चुका है। और नाम क्या क्या है उनके पहले वो देख लेते हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर इन करंट अफेयर्स, तो हो सकता है पूछा जाए। पहला देखो अग्नाशिनी एस्ट्यूरी। दिस इज फॉर्म्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अग्नाशनी रिवर विद अरेबियन सी। एस्ट्यूरी आप समझ सकते हो, रिवर डायरेक्टली जाके सी में मिल जाए विदाउट फॉर्मिंग ए डेल्टा, उसे एस्ट्यूरी बोलते हैं। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग होती है इन द एस्टुराइन राइस फील्ड, और इसे नाम दिया गया है गजनी राइस फील्ड। ठीक है। गजनी राइस फील्ड दिया गया, कहाँ पे है ये, कर्नाटका में। नेक्स्ट मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द रेन वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बार हेडेड गीज आते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, उनका विंटर सीजन में ये ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है। नेक्स्ट है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है, कई सेंचुरीज पहले बना था। यहाँ पे पेंटेड स्टॉक और ब्लैक हेडेड इबिस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो कारावेती बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ पे जो आती है वो है पिन टेल्ड डक, नॉर्दर्न शोवलियर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विंगॉन, कॉमन टील। ठीक है। तो वैसे बर्ड्स वगैरह तो कम ही पूछेगा, मेजरली आपको लोकेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट वेटलैंड है, सर्व एज हैबिटेट फॉर ब्लैक चिन नीलगिरी, लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन एंड नीलगिरी पिजन। ठीक है। तो ये थी 5 रामसर साइट जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुए। अभी रामसर आपको पता है ये 1971 के अंदर इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी था, ईरान रामसर के अंदर ये फॉर्म हुआ था, इसीलिए ये रामसर कन्वेंशन पड़ गया। अब इसमें किसी भी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, टोटल 9 है, बट उनमें से 2-3 अगर क्राइटेरियाज पे मैच होता है तो
उससे फिर रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि उसमें 20,000 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ को सस्टेन करे, कंजर्व करे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपार्ट फ्रॉम अदर क्राइटेरियाज। ठीक है, तो तब उसे रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया ने रेटिफाई किया था इसे 1982 के अंदर, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये चीज़ इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। सो तराई आर्क लैंडस्केप हैज़ बीन रिकग्नाइज एज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। ठीक है, सो तराई लैंडस्केप मतलब आपको पता है पहाड़ों से जब नीचे उतरते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो रीजन आता है उसे तराई बोलते हैं। तो इंडिया में हिमालय से जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे तराई रीजन आता है, तो आपको ये यूपी और उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन बिहार तक के भी रीजन में मिल जाता है। सो ये जो इनिशिएटिव है, इसको ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का ये अवार्ड मिला है या रिकग्नाइज किया गया, बिकॉज अभी वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप जो है ये कमेंस हुआ था 2022 के अंदर, बिकॉज यूएन ने इस डिकेड मतलब ये 10 सालों का समय जो है 2021 से लेकर 2030 तक, उसे यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया है। और दिस इज लेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ये दो ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम दैट सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो इन्वॉल्व, बट मेजरली ये दो हैं। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एक तो जोग्राफिक कंडीशन कैसी है वहाँ की, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस का, उसके बेसिस पे जगह को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा तराई जो एरिया है इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, तो इसलिए इसे रिकग्नाइज किया था। इसके अलावा इससे पहले इंडिया का नमामि गंगे जो इनिशिएटिव है ना, क्योंकि इसके अंदर भी हम जो इकोसिस्टम है उसे रिस्टोर करने का ही काम कर रहे थे एक तरीके से, तो उसे भी इसके अंदर रिकग्नाइज किया गया था 2022 में। तो इंडिया से याद रख लेना, दो प्रोग्राम है, एक तो नमामि गंगे और दूसरा तराई आर्क लैंडस्केप। अभी जो तराई आर्क लैंडस्केप है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज मिलते हैं, जैसे टाइगर, राइनोज, एलिफेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे तेराई और जो चुरिया हिल्स है वो कंजर्वेशन इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, और वैसे अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट राजा जी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बागमती रिवर फ्लो करती है जो कि नेपाल से आती है, और यमुना रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती हुई दिखती है। ठीक है, सो ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स था जिसे रिकग्नाइज किया गया, जैसे रिस्टोरिंग मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, लिविंग इंडस इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान वाला जो हो गया। ठीक है, एशियन एडिना इनिशिएटिव, ये बेसिकली जो एंडीज माउंटेन है वहाँ का हो गया। श्रीलंका मैंग्रोव रीजनरेटिव इनिशिएटिव, एंड लास्टली ग्रीनिंग अफ्रीका इनिशिएटिव। इसके अलावा एक और है विच इज़ द लास्ट, द फॉरेस्ट गार्डन प्रोग्राम। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दे वर रिकग्नाइज एज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये कुछ डिटेल्स थी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, न्यू रूल्स नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ नए रूल्स नोटिफाई किए हैं अंडर द न्यूली अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है, सो पहला रूल देखिए इसमें, अब कोई भी जो लाइसेंस है ऐसे स्पीशीज़ के ट्रेड में नहीं मिल पाएगा जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, एक्सेप्ट जब तक कि प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई कंसल्टेशन ना हुआ हो। अगर नहीं हुआ कोई कंसल्टेशन तो आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइसेंस देगा कौन, तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है एक स्टेट का, और एन ऑथराइज ऑफिसर, वो इशू करेगा लाइसेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स के। पुराना लाइसेंस कैसे मिला था, उस लाइसेंस के मिलने से उस एनिमल के लाइफ को या स्पीशीज़ को खतरा तो नहीं है, वो सब चीज़ें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या कोई ऑथराइज ऑफिसर चेक करेगा, एंड देन उसके बाद लाइसेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग एनिमल का जो रिपोर्टिंग और जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी नियम चेंज किए गए। इसके अंदर सेक्शन 63 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो पहले का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें अब नया जो अमेंडमेंट आया उसमें सेक्शन 49M ऐड किया गया, जहाँ पे अगर कोई भी आपके पास ऐसा वाइल्ड लाइफ है जो कि WPA एक्ट के अंदर आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उसका ट्रांसफ़र है तो उसके ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसका बर्थ और उसके डेथ को रिपोर्ट करना पड़ेगा, विच आर लिस्टेड इन द अपेंडिक्स ऑफ द साइट। ठीक है, साइट के 3 अपेंडिक्स होते हैं, उनमें से किसी में लिस्टेड है, या फिर शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है ये। ठीक है, तो ये सब जो है रजिस्ट्रेशन
और उसका पोजीशन, ट्रांसफर, बर्थ और डेथ सबके बारे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। की हाईलाइट क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा आपके पास शेड्यूल्ड एक्ट के अंदर जो स्पीशीज है, तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर उसके कोई ऑफस्प्रिंग होते हैं, मतलब वो जो जंगली जानवर है उसके कोई बच्चा पैदा हो जाता है, ऑफस्प्रिंग हो जाता है, तो उसको 7 दिन में रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसका अगर कभी कोई ट्रांसफ़र करना है तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। अब नोटिफाई किसके थ्रू करोगे, अगेन आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थ्रू नोटिफाई करोगे। नेक्स्ट देखो, कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर रूल। ये बहुत सारे आई थिंक टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा ये वाला इशू। सो कभी भी कोई कैप्टिव एलिफेंट को ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे जो स्टेट के डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं उनके जुरिडिक्शन में आएगा, वहाँ पे उनके अंदर उस एलिफेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, वो एक तो सर्टिफिकेट मांगेंगे ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिशनर। वेटरनरी मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है। उनसे एक सर्टिफिकेट मांगेंगे कि ये जो एलिफेंट है ये हेल्दी है कि नहीं है, उसकी वो खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। एंड फिर वो आगे अपना ये जो एप्लीकेशन है ये फॉरवर्ड करेंगे टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन विद इन 15 डेज। उसके बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वापस से उनको भेजेंगे लेटर। अगर वो विद इन द स्टेट उस एलिफेंट का मूवमेंट हो रहा है तो फिर वो फिजिकली वेरीफाई करेंगे जाकर डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के जहाँ पे उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका जगह का वेरिफिकेशन करेंगे। और फिर उसको अगर वो चाहते हैं, उनको चीज़ें ठीक लगती है तो फिर वो अप्रूवल दे देंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर वो स्टेट से बाहर एलिफेंट को सेंड किया जा रहा है तो वहाँ पे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं वो जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को जहाँ पे वो एलिफेंट को रिसीव करने वाले हैं। ठीक है। विद इन द 15 डेज। तो इस तरीके से सारा परमिशन वर्क चलेगा। तो याद रखना यहाँ पे डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, कंफ्यूज मत होना। कई बार लोगों को लगेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं है, यहाँ पे डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। उनके पास पहले एप्लीकेशन जाएगा, फिर वो आगे सेंड करेंगे टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इसके अलावा जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है उस एलिफेंट की वो भी होगी, और वो जो रिपोर्ट है दैट वुड बी सेंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो ये याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को दैट दे शुड यूज द definition of forest as was laid down in the TN गोदावर्मन केस। तो TN गोदावर्मन एक बहुत ही फेमस केस है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर माना कि जो गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट का रिकॉर्ड रखने का तरीका है वो सही नहीं है, इसलिए हम डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट मानेंगे। डिक्शनरी मीनिंग मतलब कि जहाँ पे भी थोड़ा बहुत एरिया जहाँ पे ग्रीनरी अच्छी खासी है उसको फॉरेस्ट माना है डिक्शनरी ने। तो वो डिक्शनरी मीनिंग से चलेंगे, ना कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से, बिकॉज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। अब इशू क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ अलग रिकॉर्ड बना के रखती है, उनके लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट लिखा होता है। कई बार वो हमारा ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर फॉरेस्ट लिखा होता है। तो अलग अलग जगह वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी होती है, इसलिए एक कम्प्रहेंसिव जुरिडिक्शन नहीं हो पाता या एक कम्प्रहेंसिव तरीके से लॉ नहीं बन पाता इन चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट हम मानेंगे। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए थे इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट तो नहीं चल सकता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट लेके आई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का, और उसमें क्लियरली बोला गया था कि ऐसी लैंड जो कि डिक्लेयर्ड है एज फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, या लैंड रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर वो लैंड रिकॉर्ड है एज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 1980, तभी उसे फॉरेस्ट माना जाएगा, अदरवाइज फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लॉ लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हार्म हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, TN गोदावर्मन केस में जो हमने डेफिनेशन दिया था उसी को अप्लाई करोगे अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक रूल है विच इज कॉल्ड द वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल 2023। ये वाला रूल क्या कहता है, एज पर दिस रूल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स within a period of 1 year have to prepare a consolidated record of land on which the provision of forest conservation act will apply। यानी जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का,
उसके 1 साल के अंदर अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स और या यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें अपने जुरिडिक्शन के अंदर जो भी एरिया आ रहा है जो कि फॉरेस्ट डिक्लेयर हो सकता है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। इसके लिए वो एक्सपर्ट कमेटी की मदद लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब तक ये वाला प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो जाती, क्योंकि इसको टाइम लिमिट दिया हुआ था 1 साल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक ये टाइम लिमिट फॉलो नहीं होती या टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं होती तब तक टी.एन. गोदावरमन केस में जो डेफिनेशन था फॉरेस्ट का वही चलता रहेगा। बियॉन्ड द रिकॉर्ड कंप्लीशन अंडर द रूल 16 ऑफ द वन संरक्षण एंड संवर्धन रूल्स, उसके बाद फिर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022 का जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इसमें याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना है, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का था, इसके थ्रू हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है पेरिस डील के अंदर उसको फुलफिल करने के लिए इसमें कुछ एडिशंस किए गए थे। इसके अलावा इसमें कुछ एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट यूज़। यानी अगर किसी फॉरेस्ट को आप नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ यूज़। ठीक है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ है? जैसे अगर आपको जू या सफारी एस्टैब्लिश करनी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और वो भी फॉरेस्टेड एरिया में, ठीक है, तो वो नॉन फॉरेस्ट यूज नहीं माना जाएगा। दूसरा, इको टूरिज्म, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर मतलब पेड़ पौधे उगाना, ठीक है, फॉरेस्ट्री करना। नेक्स्ट, एनी अदर पर्पज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में कभी भी नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है कि दीज एक्टिविटीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ऐड की गई थी, दैट वाज द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर असाइनिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय वे ऑफ लीज टू गवर्नमेंट एंटिटीज। गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब गवर्नमेंट के जो खुद के पीएसयूज हैं, अगर उन्हें कोई लेट्स से फॉरेस्ट लैंड लीज पर देनी है तो वहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहले ये परमिशन केवल प्राइवेट एंटिटीज तक ही लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट की एंटिटीज पे भी लगने लग गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन है जो आपको इसमें पता होनी चाहिए।